बहुत पुरानी बात है, लेकिन इतनी पुरानी नहीं कि याद न रहे। एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की छाया हर शाम जमीन पर बिछ जाती थी और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था, वहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में 3 भाई थे, आकाश, विजय और सोहन। तीनों की उम्र में फर्क था, स्वभाव में फर्क था, पर एक चीज में वे बिल्कुल एक जैसे थे, माँ बाप के लिए प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण। उनके पिता रामदीन गांव के सबसे मेहनती किसान थे। उनके हाथों में जितनी ताकत थी उतना ही दिल में दर्द भी था। जिंदगी ने उन्हें कभी आसान रास्ते नहीं दिए, फिर भी उन्होंने तीनों बेटों को प्यार से पाला, पढ़ाया और समझाया। उनकी माँ सावित्री देवी एक ऐसी औरत थी जिनकी आंखों में ममता का सागर था। वो जब मुस्कुराती थी तो पूरे घर में रोशनी हो जाती थी। आकाश सबसे बड़ा था, शांत, गंभीर और जिम्मेदार। उसकी आंखों में हमेशा एक सोच रहती थी, जैसे वो हर पल भविष्य के बारे में सोचता हो। गांव के लोग कहते थे कि आकाश में उसके दादा की आत्मा है, वही दृढ़ता, वही सब्र। विजय बीच का भाई था, हंसमुख, बोलने में चतुर और थोड़ा जिद्दी। उसे पढ़ाई में बहुत मन लगता था। रात को जब सब सो जाते तो विजय दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता रहता। वो शहर जाना चाहता था, बड़ा अफसर बनना चाहता था, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। सोहन सबसे छोटा था, भोला, मासूम और सबका चहेता। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि दुश्मन भी मुस्कुरा दे। वो अभी स्कूल जाता था और अपनी दुनिया में खुश रहता था, पर उसके अंदर एक ऐसी भावना थी जो बड़ी उम्र के लोगों में भी मुश्किल से मिलती है। वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता था। एक दिन की बात है जब गांव में एक बड़ी खबर आई। जमींदार हरिलाल सेठ ने ऐलान किया कि जो किसान अगले महीने तक अपना काराजा नहीं चुका पाएगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी। रामदीन पर भी काराजा था। 5 साल पहले जब फसल बर्बाद हुई थी तब उन्होंने सेठ से पैसे उधार लिए थे। वो काराजा ब्याज के साथ अब इतना बड़ा हो गया था कि रामदीन की पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाए। जब शाम को रामदीन घर आए तो उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। माँ ने खाना परोसा पर पिता ने कुछ नहीं खाया। आकाश ने देखा, विजय ने देखा, सोहन ने भी देखा, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बड़ा हुआ है। रात गहरी हो गई, चांद आसमान में था पर घर के अंदर अंधेरा भारी था। रामदीन बाहर आंगन में बैठे थे, सिर झुकाए। सावित्री देवी उनके पास आई और चुपचाप बैठ गई। कोई बात नहीं हुई, पर दोनों के बीच जो दर्द था वो हवा में घुला हुआ था। तभी आकाश बाहर आया। उसने पिता को देखा, माँ को देखा और धीरे से बोला, बाबा क्या हुआ, बताइए मुझे। रामदीन ने एक लंबी सांस ली और सब कुछ बता दिया। सेठ का काराजा, जमीन जाने का खतरा और ये कि उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आकाश ने सुना, चुप रहा, फिर अंदर गया। थोड़ी देर बाद विजय और सोहन भी बाहर आ गए। तीनों भाई और पिता चांद की रोशनी में बैठे थे और घर का भविष्य उनके सामने एक सवाल की तरह खड़ा था। उस रात तीनों भाइयों ने चुपचाप एक फैसला किया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई रोया नहीं, पर हर किसी के दिल में एक आग जल उठी थी। ये आग थी सब्र की, संघर्ष की और एक दूसरे के लिए जीने की। अगली सुबह सूरज उगने से पहले तीनों भाई उठ गए। आकाश ने बाबा के साथ खेत पर जाने का फैसला किया। विजय ने कहा कि वो शहर जाएगा और काम ढूंढेगा। सोहन ने, जो अभी बच्चा ही था, कहा कि वो स्कूल के साथ साथ गांव में छोटे मोटे काम करेगा। माँ ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के या दर्द के, वो खुद नहीं जानती थी। जब आकाश खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के आदमी वहां पहले से आ चुके थे। उन्होंने जमीन पर एक निशान लगा दिया था, मानो कह रहे हो कि ये अब हमारा है। आकाश का दिल भारी हो गया। उसने अपने हाथों से उस मिट्टी को उठाया, वो मिट्टी जिसमें उसके बाबा का पसीना मिला था, जिसमें उसकी माँ की उम्मीदें बोई गई थी। और उसने एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए ये जमीन वापस लेनी है। पर वादे करना आसान है, निभाना वो असली परीक्षा है। हरिलाल सेठ एक ऐसा आदमी था जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। उसकी हवेली गांव के बीच में खड़ी थी, जैसे कोई राजा का किला हो। उसके पास पैसा था, ताकत थी और सबसे बुरी बात, उसके पास बेईमानी थी जो उसने हमेशा नियम की चादर ओढ़कर छुपाई थी। सेठ ने अब एक नया खेल खेला। उसने गांव के पंचायत में ये अफवाह फैला दी कि रामदीन ने उससे जो काराजा लिया था वो असल में दोगुना था। कागजात तैयार थे, झूठे कागजात,
जब ये बात रामदीन तक पहुंची तो वो हिल गए। उनकी उम्र हो चुकी थी, सेहत ठीक नहीं थी और अब ये नया झटका। सावित्री देवी ने पति को संभाला। हमने कभी गलत नहीं किया, सच हमारे साथ है, पर सच के साथ अकेले लड़ना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब दूसरी तरफ पैसा और ताकत हो। और ये परीक्षा, ये असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 3 महीने बीत गए थे, घर में हालात और भी मुश्किल हो गए थे। रामदीन की तबीयत बिगड़ने लगी थी। काम की थकान, चिंता और उम्र सब ने मिलकर उनकी सेहत तोड़ दी। माँ दिन रात उनकी देखभाल करती थी, पर उनके अपने चेहरे पर भी दर्द की लकीरें साफ दिखती थी। आकाश ने पिता को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेची, कुछ पड़ोसियों से उधार लिया और दवाइयाँ लाया। रातों को वो खेत के बाद घर की देखभाल करता, खाना बनाता, बाबा को दवा देता, माँ को सोने के लिए कहता। उधर शहर में विजय का हाल बुरा था। नई नौकरी की तलाश में वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटक रहा था। उसके जूते घिस गए थे, कपड़े पुराने हो गए थे, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक छोटे से समाचार पत्र में उसे कुछ काम मिला, खबरें टाइप करने का। तनख्वाह बहुत कम थी, पर काम था और विजय के लिए यही काफी था। विजय रात को जब सोने की कोशिश करता तो उसकी आंखों के सामने घर की तस्वीर आती। माँ की थकी आंखें, बाबा का झुका हुआ कंधा, आकाश का गंभीर चेहरा और सोहन की वो मुस्कुराहट जो दिल को हल्का कर देती थी। एक रात विजय को कुछ सूझा। वो शहर में पढ़े लिखे लोगों के बीच उठता बैठता था। उसने देखा था कि कुछ लोग लेखन का काम करते थे और अच्छे पैसे कमाते थे। उसे पढ़ने का शौक था, लिखने का भी। उसने एक कागज उठाया और एक कहानी लिखी, गांव की, 3 भाइयों की, सब्र की। वो कहानी उसने एक पत्रिका को भेजी। 3 हफ्ते बाद जवाब आया, हमें आपकी कहानी पसंद आई, हम इसे छापेंगे। विजय के हाथ कांपे, उसकी आंखें भर आई। उसने जो कमाया वो पैसे उसने माँ को भेज दिए। माँ ने जब वो पैसे देखे तो समझ नहीं पाई ये कैसे आए, पर एक बात समझ आई, बेटा लड़ रहा है। हार नहीं मानी उसने। इधर सोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सोहन उन दिनों बच्चों को पढ़ाते बढ़ाते खुद बहुत कुछ सीख रहा था। उसके मास्टर जी ने उसे एक किताब दी थी, कानून की बुनियादी बातों के बारे में। सोहन को वो किताब बहुत अच्छी लगी। उसने उसे 3 बार पढ़ा। एक दिन उसने आकाश से कहा, भैया मुझे लगता है सेठ के जो कागज हैं वो झूठे हैं। असली काराजा का कागज बाबा के पास होना चाहिए। आकाश ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? जब भी कोई काराजा लेता है तो उसकी एक कॉपी काराजा लेने वाले को मिलती है। बाबा ने जब हस्ताक्षर किए थे वो असली कागज अभी भी होना चाहिए कहीं। आकाश दौड़ा घर के अंदर, पुराना संदूक खोला, उसमें बाबा के कागजात थे। कांपते हाथों से वो कागज ढूंढे और मिला वो असली कागज जिसमें काराजा की रकम, शर्तें और ब्याज की दर सब साफ लिखी थी। सेठ ने जो रकम बताई थी वो इससे बिल्कुल अलग थी। ये साफ धोखाधड़ी थी। आकाश ने कागज हाथ में पकड़ा और सोहन की तरफ देखा। वो छोटा भाई जिसे सब बच्चा समझते थे, उसी ने ये राह दिखाई थी। सोहन, आकाश बोला, आवाज भर्राई हुई थी, तुम बड़े हो गए हो। सोहन ने बस मुस्कुराया। तभी गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था राजेश वर्मा, एक वकील जो शहर से गांव अपने माँ बाप को देखने आया था। वो मुफ्त में गरीबों की मदद करता था, ये उसका नियम था। उसके पिता ने बचपन में सिखाया था। आकाश ने उससे मुलाकात की, उसे सारी बात बताई, सेठ का काराजा, झूठे कागजात और वो असली दस्तावेज जो सोहन ने ढूंढा था। राजेश ने कागज देखे और धीरे से बोला, ये केस लड़ा जा सकता है, पर समय लगेगा और सेठ तुम्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगा। हम तैयार हैं, आकाश ने कहा। उस रात घर में पहली बार एक उम्मीद की रोशनी थी, छोटी सी, टिमटिमाती हुई, पर थी। माँ ने दिया जलाया और भगवान से बस इतना मांगा कि उनके बच्चों को ताकत मिले। पर जैसा हमेशा होता है, जब रोशनी दिखती है तो अंधेरा और गहरा हो जाता है। सेठ को जब पता चला कि रामदीन के बेटे किसी वकील के पास गए हैं तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसी रात अपने आदमियों को बुलाया, इन लोगों को डरा दो। उस रात खेत में आग लग गई। आकाश जब दौड़ा तो देखा उसकी फसल जल रही थी। महीनों की मेहनत, घंटों का पसीना, सब धुआं बन रहा था। वो वहां खड़ा रहा, आंखें भरी हुई, पर रोया नहीं। राख में खड़े होकर आकाश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं हारूंगा नहीं। विजय को जब शहर में पता चला कि घर के खेत में आग लगी है तो उसने सब छोड़ दिया। उसी रात वो बस में बैठा और गांव की तरफ चल पड़ा। पूरी रात सफर किया, ठंड में, अंधेरे में, बिना सोए। उसके मन में 1000 ख्याल थे। माँ कैसी होगी, बाबा की तबीयत कैसी होगी, आकाश अकेले क्या करेगा।
सुबह जब वो गांव पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसका दिल डूब गया। बाबा बिस्तर पर थे, कमजोर, पीले। माँ उनके पास बैठी थी, आंखें सूजी हुई। आकाश बाहर खेत में खड़ा था, राग को देख रहा था। सोहन एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में वो मासूमियत अभी भी थी, पर उसमें एक दर्द भी था जो उम्र से पहले आ गया था। विजय आकाश के पास गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई शब्द नहीं थे, पर जो बात आंखों से हुई वो 1000 शब्दों से भी ज्यादा थी। मैं आ गया, बस इतना विजय ने कहा। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तीनों भाई साथ थे। राजेश वर्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि केस दर्ज हो गया है, पर सेठ के वकील बहुत चालाक है, वो हर मोड़ पर अड़चन डालेंगे। एक और बात है, राजेश ने धीरे से कहा, सेठ के पास गांव के कुछ लोग हैं जो उसकी तरफ झूठी गवाही देंगे। ये सुनकर विजय का खून खौला। गांव के लोग जिनके साथ हमने सालों जिंदगी बिताई, वो उस सेठ के साथ? राजेश ने कहा, पैसा आदमी को बदल देता है, और डर भी। विजय ने रात भर नहीं सोया। अगले दिन उसने एक काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो उन लोगों के पास गया जो सेठ की तरफ से गवाही देने वाले थे। उनसे मिला, उनसे बात की, न धमकी से न गुस्से से, बल्कि प्यार से, सच्चाई से। भाई, उसने एक एक से कहा, तुम मुझे जानते हो, मेरे बाबा को जानते हो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर सेठ ने तुम्हें पैसे दिए हैं तो उन पैसों में उसका झूठ है। क्या तुम उस झूठ का हिस्सा बनना चाहते हो? कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने आंखें फेर ली, पर एक आदमी, रमेश, उठकर खड़ा हो गया। विजय भाई, माफ करना, सेठ ने मुझे धमकी दी थी, मेरे बेटे की नौकरी की, मैं डर गया था। विजय ने उसका हाथ पकड़ा। डर सबको लगता है, पर सच्चाई के साथ खड़े होने में जो ताकत है वो और कहीं नहीं। रमेश मुड़ गया, सेठ की तरफ से और सच्चाई की तरफ, पर सेठ यहाँ रुका नहीं। उसने एक और चाल चली, और ये इतनी गहरी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सेठ के आदमियों ने अफवाह फैलाई कि आकाश ने खुद खेत में आग लगाई थी। ये सुनकर आकाश हिल गया। जो जमीन उसने बचाने की कोशिश की, उसी के लिए उस पर झूठा इल्जाम। जो खेत उसकी जान था, उसे जलाने का आरोप। उस रात आकाश पहली बार फूट फूट कर रोया। विजय पास में था, उसने भाई को रोने दिया, क्योंकि कभी कभी आंसू ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सब्र करो, विजय ने धीरे से कहा, सच्चाई कभी छुपती नहीं। पर कब तक? आकाश ने पूछा, और ये सवाल हवा में लटक गया। सोहन उठा और आकाश के पास आया। भैया, उसने कहा, याद है बाबा ने एक बार कहा था, सब्र का पेड़ धीरे उगता है, पर उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। आंधी आए, तूफान आए, वो टूटता नहीं। आकाश ने सोहन को देखा। उस छोटे से बच्चे में जो कभी खेलता कूदता रहता था, अब एक बुजुर्ग की समझ थी। उस रात गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे तीनों भाई बैठे। आकाश ने कहा, हम हारेंगे नहीं। विजय ने कहा, हम साथ हैं। सोहन ने कहा, हम जीतेंगे। वो तीनों आवाजें मिलकर एक हो गई। पर अगले दिन राजेश ने एक और बुरी खबर दी। सेठ ने अदालत में याचिका दाखिल की थी ताकि केस में और देरी हो जाए, महीनों, शायद साल भर की देरी। और उस समय में विजय ने पूछा, उस समय में सेठ जमीन पर तकनीकी आधार पर कब्जा कर सकता है। तीनों के चेहरे उतर गए, पर राजेश ने एक रास्ता भी बताया। अगर तुम साबित कर सको कि सेठ ने जानबूझकर गलत कागजात बनाए, तो ये धोखाधड़ी का मामला बन जाएगा। तब सेठ खुद कानून के शिकंजे में आ जाएगा। साबित कैसे करें? आकाश ने पूछा। राजेश ने कहा, किसी ऐसे गवाह की जरूरत है जो सेठ के साथ था जब वो कागज बना रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। ऐसा गवाह था, पर वो डरा हुआ था, और उसे ढूंढना, उसे मनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। वो गवाह था दीनानाथ, एक बूढ़ा आदमी जो कभी सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सेठ ने कागजात में हेरफेर किया था, पर वो इतना डरा हुआ था कि सालों से चुप था। सेठ ने उसे धमकी दी थी, अगर मुंह खोला तो तेरा और तेरे परिवार का बुरा होगा। दीनानाथ अब बूढ़ा था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी होनी थी। सेठ का डर उसके दिल में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि वो भूल ही गया था कि सच बोलने में कोई ताकत होती है। विजय को जब दीनानाथ के बारे में पता चला, गांव के एक बुजुर्ग ने बताया था, तो वो सीधे उसके घर पहुंचा। दीनानाथ ने दरवाजा खोला, विजय को देखा और बोला, मुझे कुछ नहीं पता बाबा। विजय ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ आपको पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप डरे हुए हैं, पर बाबा, मेरे पिता बीमार हैं, हमारी जमीन जाने वाली है। एक ऐसा परिवार जिसने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, वो बर्बाद होने वाला है। क्या आप ये होते देख सकते हैं? दीनानाथ चुप रहा। विजय उठने लगा। तभी दीनानाथ ने कहा, रुको। एक लंबी चुप्पी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जीने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, पर मरने से पहले एक सच्चाई है जो मेरे दिल में दबी है। अगर मैंने उसे कब्र में लेकर गया
तो भगवान के सामने क्या जवाब दूंगा? उसकी आंखों में आंसू थे। मैं गवाही दूंगा। विजय की आंखें भर आई, पर सेठ के कान हर जगह थे। अगले दिन सुबह दीनानाथ के घर के बाहर 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने दीनानाथ को धमकी दी, अगर उसने गवाही दी तो उसकी बेटी की शादी नहीं होगी, उसका घर जला दिया जाएगा। दीनानाथ फिर डर गया। जब विजय को ये पता चला तो वो दौड़ा गया दीनानाथ के पास। बाबा डरो मत, हम है ना, तुम क्या कर सकते हो? दीनानाथ ने कहा, सेठ के पास ताकत है, हमारे पास सच है। विजय ने जवाब दिया। उसी रात विजय ने एक काम किया। उसने शहर के उस अखबार में जहां उसने कभी काम किया था एक खत लिखा। उसने पूरी कहानी लिखी, सेठ का जुल्म, गांव का डर और एक बूढ़े गवाह की कहानी जो सच बोलने से डर रहा है। वो खत अखबार में छपा और जब छपा तो तूफान आ गया। शहर से पत्रकार आए, जिले के अधिकारी आए और सबसे जरूरी, लोगों की नजरें सेठ पर पड़ गई। सेठ हरिलाल, जो जिंदगी भर अंधेरे में काम करता था, अचानक रोशनी में आ गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। दीनानाथ ने जब देखा कि लोग उसके साथ हैं, कि पत्रकार आए हैं, कि सेठ का जोर अब टूट रहा है, तो उसकी हिम्मत लौटी। वो उठा, कपड़े ठीक किए और राजेश वर्मा के सामने जाकर बोला, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अदालत में जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन गांव के आधे लोग वहाँ मौजूद थे। दीनानाथ ने सब कुछ बताया, एक एक बात, एक एक झूठ, एक एक धोखा। उसकी आवाज कांपती थी पर शब्द साफ थे। सेठ के वकील ने जिरह की पर दीनानाथ डिगा नहीं। असली कागजात सामने आए, झूठे कागजात बेनकाब हुए और अदालत के जज ने जो फैसला सुनाया वो पूरे गांव ने सुना। रामदीन की जमीन उनकी है। सेठ हरिलाल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जब ये खबर घर पहुंची तो सावित्री देवी रो पड़ी। रामदीन, जो महीनों से बिस्तर पर थे, उठकर बैठ गए। उनकी आंखें भरी थी। आकाश, विजय, सोहन तीनों पिता के पास आए। रामदीन ने तीनों को बाहों में भर लिया और पहली बार, इतने सालों में पहली बार वो रोए, खुलकर रोए। तुम तीनों ने मुझे और माँ को बचा लिया, उन्होंने कहा, पर ये अंत नहीं था, ये तो बस एक राहत थी। असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि सेठ हरिलाल, जो हारने का आदी नहीं था, उसने एक आखिरी चाल सोची थी। वो रात बहुत ठंडी थी। फैसला आने के 2 दिन बाद गांव में एक अफवाह फैली। सेठ के आदमियों ने कहा, अदालत ने फैसला दिया, ठीक है, पर सेठ ऊपरी अदालत में जाएगा और ऊपर उसके आदमी हैं, वहाँ फैसला पलट जाएगा। गांव में फिर से डर फैल गया। कुछ लोगों ने रामदीन के घर आकर कहा, सेठ से समझौता कर लो, आधी जमीन उसे दे दो, बाकी बचा लो। आकाश ने सुना, चुप रहा। विजय ने सुना, गुस्से में उठने लगा, पर आकाश ने रोका। सोहन ने सुना और उसने कुछ ऐसा कहा जो सबने याद रखा, भैया, जब हम डर के आगे झुकते हैं तो हम खुद को हराते हैं। सेठ ने हमें अभी तक नहीं हराया, अगर हम अभी झुके तो हम खुद अपने हाथों से हार मान लेंगे। ये बात सुनकर आकाश ने सोहन को देखा और मुस्कुराया। माँ सही कहती थी, इस घर का सबसे बड़ा दिल सबसे छोटे बेटे का है। राजेश वर्मा ने बताया, सेठ ऊपरी अदालत जरूर जाएगा, पर उसके पास अब कोई ठोस बुनियाद नहीं है। दीनानाथ की गवाही, असली कागजात और अखबार की खबर, ये सब रिकॉर्ड पर है। ऊपरी अदालत में भी सच यही रहेगा, पर लड़ाई में समय लगता है और उस समय में जिंदगी रुकती नहीं। विजय शहर वापस गया, पर इस बार अलग इंसान बनकर। उस अखबार ने उसे नौकरी का ऑफर दिया था, एक पत्रकार के रूप में। विजय ने हाँ कर दी। उसे पता था लेखनी उसका हथियार है और इस हथियार से वो बहुत कुछ कर सकता है। आकाश खेत पर लौटा, राख वाले खेत पर। उसने फिर से जोतना शुरू किया। हर बीज जो उसने जमीन में डाला उसमें उसका सब्र था, उसकी उम्मीद थी, उसका प्यार था। और सोहन, वो छोटा सोहन जिसने ये लड़ाई अपनी समझ से जिताई थी, उसने एक फैसला किया, वो पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, वकील बनेगा, ताकि जो गांव वालों के साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। महीने बीते। सेठ की ऊपरी अदालत में अपील खारिज हो गई। रामदीन की जमीन पूरी तरह हमेशा के लिए उनकी हो गई। जिस दिन ये खबर आई उस दिन गांव में एक अजीब सी शांति थी। कोई शोर नहीं, कोई जश्न नहीं, बस एक गहरी सांस, जैसे पूरे गांव ने राहत की सांस ली हो। रामदीन उस दिन खेत पर गए। बहुत दिनों बाद पहली बार अपने पैरों पर खुद चलकर उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जिसे एक दिन छीनते देखा था, और उसे सीने से लगाया। सावित्री देवी पास में खड़ी थी, उनकी आंखें भरी थी। तीनों बेटे पास में थे, आकाश, विजय, सोहन। रामदीन ने तीनों की तरफ देखा और बोले, तुम तीनों ने मुझे सिखाया कि सब्र क्या होता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, पर आज मैं तुमसे सीखा। आकाश ने कहा, बाबा, सब्र आपने ही सिखाया। जब आपने सेठ के सामने झुकने से इनकार किया
तब हमने समझा कि सच्चाई पर खड़े रहना क्या होता है। विजय ने कहा, और माँ ने सिखाया कि जब सब टूट जाए तब भी उम्मीद का दिया जलाए रखना। सोहन सबसे छोटा, सबका प्यारा, आगे आया। उसने पिता के पैर छुए, माँ के पैर छुए, फिर दोनों भाइयों को देखा। मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, उसने कहा, और हर उस इंसान के लिए लड़ूंगा जो हमारी तरह मुश्किल में हो। रामदीन ने उसे गले लगाया। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी हो गया था, माँ ने आंगन में चूल्हा जलाया, खाना बनाया। वही साधारण खाना जो हमेशा बनता था, पर आज उसमें एक अलग खुशबू थी। पांचों साथ बैठे, चुपचाप खाया। कोई बड़ी बात नहीं हुई, पर जो सुकून था वो शब्दों में कहा आता है। रात को जब सब सो गए, आकाश बाहर आया। आसमान में तारे थे, वही तारे जो बचपन में भी थे, मुश्किल के दिनों में भी थे। उसने अपनी डायरी खोली, वो डायरी जिसमें उसने उस कठिन रात लिखा था। उसने एक नई लाइन लिखी, सब्र का फल मीठा होता है। ये बात सच है, पर यह भी सच है कि वो फल तभी मीठा लगता है जब तुमने उसके लिए पूरी ताकत से लड़े हो। हम 3 भाइयों ने लड़े और जीते, पर जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी। जीत थी उस यकीन की कि साथ हो तो कोई तूफान नहीं टिकता।